अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? सब ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? ट्रेडिंग आईक्यू एंड फॉरेक्स में आपका होस्ट AUK। टुडेज टॉपिक ऑफ मेटा ट्रेडर 4 फॉर बिगनर्स वॉल्यूम 4 इज़ नंबर 1, व्हाट इज़ वॉलेटिलिटी। नंबर 2 इज़ स्टॉलिंग इंडिकेटर्स in MT4. Number 3 is how to find support and resistance zone. Number 4, what is scalping? And number 5 is which indicator gives SNR, pivot points and bear bull setups. So इस सब चीज़ों के अंदर मिला जुला के हम लोगों ने आज एक स्टार्ट लेना है। सबसे पहले हम आते हैं वॉलेटिलिटी पे कि वॉलेटिलिटी किसे कहते हैं और क्या होती है। हम इस वक्त MT4 में हैं। MT4 में सबसे पहले अगर हमें वॉलेटिलिटी चेक करनी होगी तो उसका क्या तरीका होगा, यानी वॉलेटिलिटी मींस कि एक करेंसी पेयर जिसके अंदर इतना जोन हो कि अगर उसकी कुछ न्यूज़ेस आ गई हैं, कुछ पॉजिटिव हो गई हैं, तो उसके अंदर उसकी पॉजिटिविटी जो है वो बढ़ते 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 उसका इंडेक्स जो है कितना हाई ले जाती है। जहाँ उस करेंसी पेयर का इंडेक्स हाई जाता है उसको हाई वॉलेटिलिटी करार दिया जाता है। लेट सपोज कि यूरो JPY, यूरो USD, यूरो AUD, यूरो कैड, इन सब के अंदर अगर यूरो बुलिश है और उसका इंडेक्स हाई है तो इसका मतलब डेट्स मीन के बाकी जो पेयर उसके साथ जो करेंसी काउंटर कर रही हैं वो लो हैं। इसका मतलब कि हाई वॉलेटिलिटी पे है। इसको एक तरीका ढूंढने का तो ये भी है हमारे पास कि हम यहाँ से स्टार्ट लेते हैं और इसमें ये देखते हैं कि हमें कितना टाइम लगता है एक वॉलेटिलिटी का पूरा पेयर बनाने में। तो बिस्मिल्लाह करते हैं। सबसे पहले हम चार्ट्स पे जाएंगे। चार्ट्स में हम सबसे पहले यूरो से रिलेटेड जितने भी हमारे इस वक्त देखे जाएं तो चार्ट्स हैं वो हम खोलते जाएंगे। यूरो USD हमने खोल लिया। यूरो USD को आप इसके अंदर कैंडल कर दीजिए और कैंडल के बाद आप इसको थोड़ा सा जूम कर लीजिए। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट पे आते हैं अनदर चार्ट। अब हम इस दफ़ा यूरो का किसी और के साथ लेते हैं। यूरो USD के साथ अब हम लेते हैं यूरो GBP। यूरो GBP को भी इसी तरह हम कैंडल्स और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। फिर हम आते हैं दोबारा चार्ट्स और उसके अंदर फिर यूरो CHF के अंदर भी हम इसी तरह कैंडल और थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। उसके बाद हम आते हैं यूरो JPY। आई थिंक कि 4 पेयर्स हमने ले लिए हैं। इन 4 पेयर्स के अंदर हमें बहुत इजीली होगा कि हमारा जो है करेंसी वॉलेटिलिटी हम किस तरह जज कर सकते हैं कि अब उसकी जजमेंट कैसे होगी। इन चारों वोल्ट में अगर हम आ जाते हैं, चारों पेयर्स हमने खोल लिए हैं। इस वक्त चारों पेयर्स में अगर हम एक ट्रेंड को चेक करें, यूरो USD में हमारा ट्रेंड जो है वो नीचे की तरफ है और उसके बाद अचानक से ऊपर की तरफ गया है। इसी तरह यूरो CHF में भी जो है वो ट्रेंड फ्लैट है। देखा जाए तो ना वो अबव है ना वो ज़्यादा डाउन है, पर फ्लैट है। लेकिन अगर देखा जाए तो इस वक्त ट्रेंड हाई है। इसी तरह यूरो JPY के अंदर अगर हम देखें तो ट्रेंड डाउन था, मगर डाउन होने के बाद दोबारा ट्रेंड अप है। और इसी तरह यहाँ पे भी यूरो GBP के अंदर ट्रेंड डाउन हुआ और उसके बाद ट्रेंड अप हो गया। इस वक्त सबसे ज़्यादा नोटिस करने वाली चीज़ ये है कि सबसे ज़्यादा अगर काउंटर कर रही है तो कौन सी करेंसी कर रही है। लेट्स सी। अब हम 1 बाय 1 चेक करते हैं कि यूरो USD के अंदर बुलिश सेटअप इस वक्त H1 के अंदर हो चुका है। जब ये बियरिश हो जाता है तो बियरिश का मतलब ये हो गया कि यूरो जो है अब वो मार खा रहा है अकॉर्डिंग टू USD। US डॉलर जो है इसको बीट कर रहा है और वो बीट कर रहा है और उसको नीचे लेके आ रहा है। लेट्स सी द अनदर चार्ट, यूरो CHF। अगर हम यहाँ पे चेक करें कि H1 के ऊपर, तो H1 के ऊपर भी इस वक्त देखा जाए तो यहाँ पे CHF ने भी यूरो को बीट कर दिया हुआ है और लेकिन यूरो दोबारा से H1 के ऊपर दोबारा से बुलिश सेटअप में आ रहा है। तो ऑल ओवर तो इसको बुलिश सेटअप ही कहेंगे क्योंकि ये हाई है। दैट्स मीन कि इसकी वॉलेटिलिटी हाई है।
जिस वॉलीटैलिटी को हम ढूंढ रहे थे वो वॉलीटैलिटी ये है कि एक पेयर के अंदर इतना पावर है कि वो अपने आप को बुलिंग पे लेके आ रहा है। तो नेक्स्ट इसी तरह अब हम जाते हैं जो हमारा नेक्स्ट चार्ट था उसके अंदर जाके देखते हैं। नाउ लेट्स सी ऑन यूरो जेपीवाई। तो यहाँ पे भी अगर हम देखें और इसको बुलिश करें तो ये यहाँ पे बियरिश सेटअप बन रहा है, मगर ऑल ओवर इज बुलिश सेटअप। So now in our last chart, let us see Euro GBP, and if you see this कि GBP भी सबसे ज़्यादा इस वक्त जो है बुलिश पे आ रहा है, पर स्टिल ऑन bearish setup. It's a low trend, it's a down trend. तो अब हम इसको वेरीफाई किस तरह करेंगे, how we verify these charts. So now we take some another charts of GBP अगेंस्ट USD, बिकॉज यहाँ पे अगर देखा जाए तो यहाँ पे भी सेटअप जो है तकरीबन बुलिंग हो चुका है CHF में भी, और यूरो JPY पे जो है वो इस वक्त बेयरिश है, और यूरो USD भी इस वक्त H1 पे बेयरिश है। तो हम एक काम करते हैं, बल्कि USD को ड्रॉप करते हैं, हम GBP और CHF को चेक करते हैं। तो लेट अस सी GBP एंड CHF, GBP and CHF, Euro CHF, GBP CHF, GBP CHF. Now in this chart, what we see here, कि CHF जो है ऑलरेडी GBP को काउंटर कर रहा है। सी दिस, GBP बोलिंग था मगर आगे बेयरिश सेटअप आया और अब काउंटर कर रहा है। सो दैट्स मीन कि CHF में पावर है काउंटर का। नाउ लेट अस सी, GBP CHF कंफर्म हो गया। अब हम यहाँ से और देखते हैं, लेट्स सी USD JPY। USD JPY में भी जब आप आएंगे तो यहाँ पे देखें कि आप USD को JPY काउंटर कर रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि काउंटर USD JPY भी कर रहा है, और काउंटर देखा जाए तो GBP को CHF कर रहा है। तो अब हम जो दो करेंसी पेयर चूज़ करेंगे, दिस इज़ द मैनुअल वे। ये एक मैनुअल वे है कि इसके अंदर किस तरीके से आपने वॉलीटैलिटी को जज करना है। तो ये काफ़ी लेंदी, ये बहुत लेंदी है, और इसका जो मकसद सेशन है ये काफ़ी टाइम ले लेता है इसमें आपको एनालाइज करने में कि आपका जो पेयर होगा बेस्ट वॉलीटैलिटी वो कौन सा होगा। नाउ वी टेक CHF एंड JPY। CHF JPY, let's see what we finalize here. Yes, of course JPY काउंटर कर रहा है CHF को। डैट्स मीन कि हमारी जो लेस वॉलीटैलिटी पे जो हमारा पेयर होगा डैट इज़ JPY, और जो हमारा हाई पेयर होगा बेस पेयर जो कि हाई वॉलीटैलिटी पे होगा डैट इज़ यूरो। सो इट्स कंफर्म डैट दिस इज़ यूरो JPY इज़ आवर पेयर। तो ये तरीका है कि जिस तरह से हम जज करके वॉलीटैलिटी निकालते हैं पेयर्स की मुख्तलिफ चार्ट्स खोल के, और उसके बाद हम उसमें से ये एक हिसाब लगाते हैं, कैलकुलेट करते हैं कि हमारा जो बेस पेयर होगा हाई वॉलीटैलिटी वो कौन सा होगा, और हमारा जो काउंटर पेयर होगा लो वॉलीटैलिटी वो कौन सा होगा। तो हमारा जो हाई वॉलीटैलिटी पेयर है वो यूरो है, और जो हमारा लो वॉलीटैलिटी पेयर है वो इस वक्त JPY है। नाउ इट्स फाइनल। सो हम ये सारे चार्ट्स को अब बंद कर देते हैं और वन बाय वन, एंड लेट्स कम टू द यूरो JPY। सॉरी, यूरो JPY, Euro JPY, yes, here it is. Now we finalize our chart in best volatility. Now we have to do trade on it. So first we have to analyze the chart. तो अब हमारा जो नेक्स्ट इस वक्त सेशन होगा कि व्हाट इज़ वॉलीटैलिटी, ये तो हमें समझ में आ गई।
अब हमने इसके ऊपर चार्ट के ऊपर किस तरीके से इसके ऊपर जो है हमने ट्रेड लेनी है। तो इंस्टॉलिंग इंडिकेटर इन MT4, लेट अस ड्रॉप दिस नंबर 2, लेट अस टॉक अबाउट फर्स्ट हाउ टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब हमें सबसे पहले तो ये चेक करना है कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमें किस तरह से पता लगेगा। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ड्रॉ करने के लिए क्या हमें ये ज़रूरी है कि इस वक्त जहाँ पे हमें सिर्फ दो चीज़ों को देखना है, फर्स्ट अबव एरिया ऑफ द चार्ट एंड सेकंड इज़ द ग्राउंड ऑफ द चार्ट। सो लेट्स प्लेस आवर हॉरिजेंटल लाइंस ऑन द हाई पीक्स, दैट इज़ आवर रेजिस्टेंस, फुल रेजिस्टेंस एरिया। नाउ ऑन द deep valleys, this is our full support area. Now where is the another support? Another support is here. Now where is another support? Another support is here. Now where is another resistance? Here. Where is another resistance? It's here. तो इस तरह करके अब देखें, ये दो रेजिस्टेंस मैंने कंफर्म कर ली किस तरह के, ये जो एरिया है यहाँ से मार्केट ऊपर बुलिश हुई, बाइंग हुई, देन अगेन बाइंग हुई, देन सेलिंग होने के बाद यहाँ पे एक बड़ी सी रिट्रेसमेंट आई। रिट्रेसमेंट जब आती है तो वो ऐसे एरिया में आती है। अब आप देखें हमारी जहाँ लाइंस प्लेस हुई हैं वहीं पे आपको रिट्रेसमेंट आ रही है और ये हमारा हाई पीक था। तो इसी तरह हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस को ढूंढ निकालते हैं। तो ये तो हो गया एक इजी वे टू फाइंड सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस एरिया। सो अगर इसको मजीद फाइन कर लें तो यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल और आ रहा है और इसके अलावा फिर एक हमारा यहाँ पे आ रहा है। तो अब यहाँ पे क्या है, इस इन बिटवीन दीज टू लाइंस व्हाट, अगर ये भी सपोर्ट है और ये भी सपोर्ट है तो ये क्यों है इस तरह से? बेसिकली ये हमारा यहाँ पे जो नंबर 1 लाइन था ये हमारा लाइन सपोर्ट था, मगर उसके बाद जब दोबारा मार्केट आई तो यहाँ से रिट्रेस हुई और वापसी बैक हो गई। दैट्स मीन दिस इज़ अनदर सपोर्ट एंड दिस इज़ आवर करेक्शन एरिया। तो जब आपकी मार्केट यहाँ पे आई तो आप देखिए फुल रेजिस्ट हुई, उसके बाद मज़ीद नीचे चली गई। तो दिस इज़ आवर करेक्शन एरिया। तो जैसे जैसे चार्ट में आप आगे जाते रहेंगे, चार्ट आगे आगे क्लिक होता रहेगा, मार्केट चलती रहेगी, तो वैसे वैसे हमारा जो सपोर्ट लेवल होगा वो कन्वर्ट हो जाएगा रेजिस्टेंस लेवल में और इसी तरह हम आगे बढ़ते जाएंगे। लेट सपोज कि अगर ये मार्केट ऊपर जा रही है, नाउ दिस इज़ द रेजिस्टेंस एरिया एंड नाउ दिस इज़ द सपोर्ट एरिया, एंड इफ़ मार्केट ब्रेक आउट दिस सपोर्ट एरिया, सो द नेक्स्ट level of the support area is this and this area is called resistance area for the current market. ये तो हमने एक सिंपल सा तरीका कर लिया कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस में हमें क्यों काम करना है और किस तरीके से हमने अपनी ट्रेड लेनी है। अगर हम अपनी ट्रेड को इन बिटवीन द केज, जस्ट लाइक दिस इज़ अ केज, और इन बिटवीन द केज यू टेक ट्रेड बाय फ्रॉम हेयर, then it will be successful. It will give you some pips here to here, just like that कि यहाँ से अगर आप इसको चेक करें, here to here are 78 pips. So if you took trade from here and then you take a sell and then it's not a support and not a resistance area, so the जो ट्रेड होगी वो इतनी ज़्यादा कंसिस्टेंट नहीं होगी, इतनी ज़्यादा पावरफुल ट्रेड नहीं होगी। और इस तरह की स्कैल्पिंग करने में अगर आप मिसाल के तौर पे इस एरिया पे ट्रेड लेते हैं, मैं यहाँ पे एक लाइन प्लेस करके बताता हूँ, अगर इस एरिया में आप ट्रेड लेते हैं और यहाँ से अगर आप इसको चेक करते हैं तो आप इतनी ज़्यादा अच्छी स्कैल्पिंग नहीं कर सकेंगे। यहाँ से लेके यहाँ तक की जो होंगी 42 पिप्स होंगी, इन बिटवीन 40 to 45 पिप्स। तो इसमें तकरीबन 2 to 3 पिप्स तो वैसे ही आपका जो है ब्रोकर ले लेगा, उसके बाद जो रिमेनिंग पिप्स होंगी वो आपके पास प्रॉफिट में आएंगी। तो स्कैल्पिंग के लिए ज़रूरी है कि सबसे पहले आपके पास
सपोर्ट और रेजिस्टेंस की जोन का आपको आइडिया होना चाहिए कि कहाँ पे है। तो ये भी एक लेंथी काम हो गया। वॉलीटैलिटी जो थी उसको पहले चूज़ करना कि यूरो JPY, ठीक है, वो एक लेंथी काम था। उसके बाद फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस में आए तो वो एक लेंथी काम है। तो उसके बाद हमारे पास आ जाता है कि व्हाट इज़ स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग इज़ द प्रोसीजर शॉर्ट टर्म ऑफ ट्रेड विद इन द टाइम यू टेक मनी और आपका स्टॉप लॉस। लेट्स सी कि हम एक यहाँ पे छोटी सी स्कैल्पिंग लेते हैं। इफ़ वी टेक अ स्कैल्पिंग हेयर टू हेयर, so we take F9 and we took a trade here, just like sell, okay। तो अगर मैं सेल यहाँ पे ऑप्शन लेता हूँ और मेरा कैपिटल अगर $100 का है तो मुझे वॉल्यूम को कम लेना पड़ेगा। मगर अगर मेरा कैपिटल थोड़ा सा बड़ा है, $1000 का है या फिर $10,000 का है या फिर $2000 का है, तो अगर मैं थोड़ा सा वॉल्यूम डबल कर लूँगा, डैट विल बी मोर सक्सेसफुल फॉर मी। अब मैं यहाँ से सक्सेस लेता हूँ कि ये आ गया कि सेल पे आ चुका हूँ। इस वक्त सेल पे मेरी ट्रेड लग चुकी है। नाउ इट्स गोइंग टू -0.09। जैसे जैसे मार्केट नीचे आएगी इस एरिया तक, तो मैं वैसे वैसे यहाँ पे जैसे ही मेरे इस सपोर्ट लेवल तक आएगी तो मैं उसको ट्रेड को कट कर दूंगा। अगर मैं थोड़ा एक्सपीरियंसड हूँ तो मैं इस ट्रेड को मज़ीद जाने दूंगा। दिस इज़ कॉल्ड स्कैल्पिंग। शॉर्ट टर्म ट्रेड इज़ कॉल्ड स्कैल्पिंग, लॉन्ग टर्म ट्रेड इज़ नॉट कॉल्ड स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग जो है वो किसी चीज़ पीलिंग अ फ्रूट, यानी कि अगर आप उसका थोड़ा सा छिलका उतारते हैं पर्सन, या जस्ट लाइक अ क्रीम ऑफ अ मिल्क, कि एक क्रीम ऊपर की जो टॉप क्रीम होती है आपने वो ले लिया, आपने पूरा मिल्क छोड़ दिया, सही है। तो इसको कहते हैं स्कैल्पिंग, कि आपने पूरी ट्रेड का जो निचोड़ था आपने उसका की लेवल पकड़ा और वहाँ से आपने छोटी सी ट्रेड लेके अपना काम, जो आपका रोज़ का जो डेली परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट है उसको पूरा कर लिया। दिस इज़ कॉल्ड शॉर्ट स्कैल्पिंग्स। तो ये स्कैल्पिंग है। इसके मैंने यहाँ पे इस वक्त ट्रेड लगाया हुआ है। लेट्स सी, अब अगर मैं यहाँ पे इसका TP टेक प्रॉफिट हिट करना चाहता हूँ तो मुझे कहाँ पे देना चाहिए? मैं दूंगा 130.61। तो इसके ऊपर मैं TP पे जाऊँगा, मैं इसको बोलूँगा कि 130.61 विल बी माई टेक प्रॉफिट। तो इस वक्त क्योंकि मैं सेल पे हूँ और मॉडिफाई, अब मेरा यहाँ पे टेक प्रॉफिट, ये देखें यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है कि TP टेक प्रॉफिट। इसको मैं थोड़ा सा इजी कर देता हूँ, ग्रेड्स को ख़त्म कर देते हैं ताकि इजी हो जाए चार्ट देखने में। तो ये मेरा टेक प्रॉफिट है। जब मार्केट यहाँ पे आएगी तो TP को हिट करेगी। नाउ व्हाट विल बी माय SL? इट्स द मेन थिंग कि SL किधर होना चाहिए और TP कहाँ होना चाहिए। सो माई TP विल बी नॉट हेयर, इट विल बी from here to here on the very first support line। तो यहाँ पे मेरा ये होना चाहिए TP, और इसको मैं यहाँ से कॉपी और इसको मैं कर देता हूँ 129.86। ये मेरा इस वक्त TP हो गया। और अब मेरा SL कहाँ होना चाहिए? SL मेरा जो होगा वो मेरी ये जो रिट्रेसमेंट लाइन है इससे ऊपर होगा। कभी भी मैं अपने रेजिस्टेंस एरिया को SL चूज़ नहीं करूँगा, क्योंकि जब मैं SL लूँगा तो मुझे इससे थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए। किस तरह होना चाहिए? लेट्स टेक सम हेल्प फ्रॉम क्रॉस हेयर। यहाँ से 130.99 एंड 131.07, 131.08, 131.08 will be our SL। बिकॉज इसकी वजह क्यों है? इसकी वजह यह है कि इफ मार्केट हिट्स बैक टू अनदर
स्ट्राइक टू द रेजिस्टेंस एरिया, तो आपका एसएल इतना दूर होना चाहिए कि ये ना हो कि वो उसको हिट कर दे और आपको जो 0.52 यूएसडी यानी कि -28 पिप्स का लॉस हो जाए। तो अगर आप लॉस डिक्लेयर कर रहे हैं अपने माइंड में, सबसे पहले तो आपको अपना माइंड ये सेट करना होगा कि जब भी आप ट्रेड लेंगे, चाहे आप स्कैल्पिंग के लिए लें, चाहे आप लॉन्ग ट्रेड के लिए लें, तो आपका माइंड इस बात पे सेटअप होना चाहिए कि मुझे सबसे पहले तो अपना नुकसान कितना करना है, हाउ मच लॉस आई विल टेक, नंबर 1। उसके बाद जब आप ये सेटल कर लेते हैं कि मैं इतना लॉस ले सकता हूँ, उसके बाद देन मल्टीप्लाई बाय 2 विल बी द टेक प्रॉफिट। जितना आपका एसएल है उसका मल्टीप्लाई बाय 2 आप अपना टेक प्रॉफिट ले लें। देन वॉच द मार्केट, इफ़ टीपी हिट्स तो आप एक और टीपी ले लें। तो ये स्कैल्पिंग का तरीका है कि स्कैल्पिंग में होता ये कि शॉर्ट टर्म के अंदर जब आप कोई ट्रेड लेते हैं तो आप सबसे पहले अपना TP1 लेते हैं। TP1 तक जब मार्केट पहुंच जाती है और आपको नज़र आता है मार्केट मज़ीद नीचे की तरफ जा रही है, सेल लिया हुआ है आपने, तो आप उसके लिए दोबारा TP2 लगा देते हैं, फिर TP3 लगा देते हैं। तो ये एक तरीका है स्कैल्पिंग करने का। विद इन द चार्ट, एक ही चार्ट के ऊपर बार बार ग्रैब करना। एक तरीका ये होता है कि आप यहाँ से आप एक सेल लगाएं और यहाँ से लेके आप पूरा नीचे तक आप पेशेंस से वॉच करें ट्रेड को, और जब वो बिल्कुल सपोर्ट लेवल को टच कर जाए तो आप उसको कट ऑफ कर दें। तो 267 पिप्स एक तरीका ये है। एक तरीका ये है कि आप सबसे पहले सेल लगा रहे हैं और यहाँ से आपने जो सेल लिया उसमें आपने सबसे पहले TP1 लिया, आपने यहाँ से सबसे पहले अपना TP1 लिया 47 पिप्स, उसके बाद फिर आपने मज़ीद आगे TP2, मज़ीद TP3। तो एक तरीका ये है कि ग्रैबिंग के मनी आया, ग्रैब किया, और एक तरीका ये है कि आपने आराम से पेशेंटली आपने उसको वेट किया और आपने पूरा मार्केट को वॉच करते हुए जब उसने सपोर्ट लाइन को टच किया तो आपने वहाँ से ट्रेड कट ऑफ कर दिया। तो एक तो ये तरीका है। ये मैंने बहुत डीपली इसलिए समझाया है कि जब हम ट्रेड लेने लगते हैं तो हमारा स्टॉप लॉस किधर होना चाहिए। क्योंकि स्टॉप लॉस जो है, मैं हमेशा कहता हूँ कि गाड़ी का ब्रेक होता है, और अगर इफ़ योर कार हैज़ नो ब्रेक्स देन एक्सीडेंट। तो उसके बाद ये है कि ये हमारा जो TP है वो आप मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें, मल्टीप्लाई बाय 3 कर दें। इट्स डिपेंड अपॉन योर जजमेंट एंड योर एनालिसिस ऑन द पेयर। तो उसके बाद अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि इंस्टॉलिंग इंडिकेटर इन MT4। नाउ वी डिस्कस व्हाट इज़ वॉलेटिलिटी, how to find support and resistance, what is scalping. Now our topic is installing indicator in MT4। तो इस इंस्टॉलिंग इंडिकेटर इन MT4 को मैं अभी भी कहता हूँ कि इस वक्त हम इसको लीव कर देते हैं, छोड़ देते हैं, वी लीव दैट टॉपिक। नाउ वी डिस्कस विच इंडिकेटर गिव्स SNR, pivot and bear bull setup। now come to that topic। अब हम एक चार्ट के अंदर है। ये चार्ट हमने चूज़ किया हुआ है यूरो JPY, और इतनी मेहनत करने के बाद सबसे पहले हमें वॉलेटिलिटी निकालनी पड़ी। उसके बाद फिर हमने जो है बातों ही बातों में हमने सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लगाई। तो तकरीबन अगर हम इस वक्त देखें हमें कम से कम भी 20 मिनट, यानी कि वो टेक 20 मिनट्स इन इट। तो अगर आप अपना सारा टाइम बचाना चाहते हैं तो आगे जब ये ट्रेड चलेगी, मूव ऑन होगी, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, ये बड़ी सोचने की बात है। तो इस सब चीज़ों को अब हम ख़त्म करते हैं और अब हम एक नेक्स्ट चार्ट की तरफ जाते हैं। तो मैं इस ट्रेड को कट ऑफ कर रहा हूँ यहाँ से। Now we are going to our next level, that which indicator gives SNR, pivot and bear bull setups। So अब हम इस वक्त इंस्टॉल करते हैं एक इंडिकेटर को। नाउ आवर टॉपिक इज इंस्टॉलिंग इंडिकेटर इन MT4। सबसे पहले हम इसमें इंस्टॉल करते हैं इंडिकेटर को। अब हम इस चार्ट को भी क्लियर कर देते हैं यहाँ से। लेट टेक अ न्यू चार्ट, यूरो JPY। अच्छा, अब ये एक चार्ट है और मैं चाहता हूँ ये इजी हो जाए मेरे लिए बहुत ज़्यादा।
और मेरे पास एक ऐसा इंडिकेटर हो कि जिसमें मैं ट्रेड लेना मुझे सबसे ज़्यादा इजी, और मुझे इसमें अभी भी समझने में मुश्किल हो रही है कि मेरा सपोर्ट लेवल कहाँ है, मेरा रेजिस्टेंस लेवल कहाँ है। तो इसमें मुझे कुछ चीज़ों की ज़रूरत है। इसके अंदर स्टॉच होना चाहिए, इसके अंदर कोई CCI हो, या इसके अंदर कोई मोमेंटम मीटर हो, या कोई ऐसी चीज़ हो। सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जो मैंने अब तक 20 मिनट्स से लेके 22-24 मिनट्स का जो मैंने वर्कआउट किया है, इसको रिड्यूस करके एक इंडिकेटर में ले आते हैं। सो द इंडिकेटर इज़, लेट्स टेक मार्केट चेकर। मार्केट चेकर, इस इंडिकेटर के ज़रिए क्या होगा कि हम जब इसको इसमें इंस्टॉल करेंगे, इसमें मार्केट चेकर आ रहा है, लेकिन मैं इस मार्केट चेकर को पहले इसमें से डिलीट कर देता हूँ। मैं पहले आपको ये समझाता हूँ कि इंडिकेटर को इंस्टॉल कैसे करना है। सबसे पहले आप जाएंगे फाइल के अंदर, ओपन डाटा फोल्डर। जब आप ओपन डाटा फोल्डर को क्लिक करेंगे तो आपके पास जो आएगा वो इस वक्त आ जाएगा टर्मिनल। टर्मिनल का ये जो जिसके अंदर फोल्डर्स होंगे जिसमें MQL4 होगा, आपने क्लिक करना है MQL4 को, और इसके अंदर जब आप आएंगे तो इसमें आएगा इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स में आपने क्या करना है कि जिस तरह यहाँ पे मार्केट चेकर मौजूद है, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, डिलीट। नाउ ये सारे MT4 के अपने पर्सनल इंडिकेटर्स हैं। अब हम क्या तरीका इख्तियार करेंगे, जब मैं आपको इंडिकेटर दूंगा तो ज़ाहिर है ऑफ कोर्स वो तो डाउनलोड्स में आएंगे, लेकिन इस वक्त डाउनलोड में हमारे पास इंडिकेटर नहीं है। तो हम इस वक्त एक काम करते हैं कि डेस्कटॉप पे जो मेरे पास फाइल में सेव हुआ हुआ है, मैं उस इंडिकेटर के अंदर जाके वहाँ से मैं इसका सेटअप ले लेता हूँ। तो मुझे क्या करना होगा उसके लिए, मार्केट चेकर, मेरे पास तो बहुत इंडिकेटर हैं, और स्कैल्पिंग, मार्केट स्कैल्पिंग चेकर, यस हियर इट इज़। यहाँ पे अब मैं इन सब को पहले सेलेक्ट कर लेता हूँ और इन सब को यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ। लेट्स सपोज कि ये आप अपने डाउनलोड से कॉपी कर रहे हैं। अब ये 3 फाइल्स हैं ex4, इन सब को आपने पुटअप करना है कहाँ पे। अब आप यहाँ से बैक कर दीजिए, और जब आप बैक करेंगे तो आप दोबारा उसी फोल्डर में आ जाएंगे जो कि MQL4 था। इसके अंदर आप यहाँ पे सबसे पहले इंडिकेटर्स में जाइए, फिर आप इसके अंदर देन एक न्यू फोल्डर बनाइए जिसको आप कोई भी नेम दे दीजिए जो कि आपके लिए इजी हो टू फाइंड आउट, मार्केट चेकर। और इसके अंदर अब आप जब जाएंगे तो इसके अंदर पेस्ट कर दीजिए इंडिकेटर्स को। नाउ चैप्टर क्लोज, यहाँ से इसको बंद करें। अब आप आएंगे यहाँ पे इंडिकेटर्स के ऊपर, और इंडिकेटर्स पे आप राइट क्लिक करें और इसको करें रिफ़्रेश के बाद आप इसको जब खोलेंगे तो मार्केट चेकर इसमें मौजूद है। अब आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने जो फर्स्ट फाइल होगी, मेरे नाम से इस वक्त अमान MT4, इसका कोई भी नाम हो सकता है क्योंकि हम ये सारे इंडिकेटर्स तो मार्केट से ही उठाते हैं। तो इसको जब डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आएगा, तो इसको ज़रूर देख लीजिएगा कि आपका जो चेक बॉक्स है अलाउ DLL इंपोर्ट्स, ये चेक होना चाहिए। और कुछ इसके अंदर इनपुट्स हैं, इसके इनपुट जो हैं वो MQL कोडिंग से कोड अप हुए हैं, तो उनको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है किसी चीज़ को। ये सारा कुछ सेटअप है और ये ऑल टाइम फ्रेम्स पे सेटअप है। लेकिन हम इसको जो है फ़िलहाल H1 पे कर रहे हैं सेट, ताकि H1 के अंदर गुड पिप्स मिलती हैं, और स्कैल्पिंग मोस्टली तो M15 और M30 के चार्ट पे होती है, लेकिन जब उसकी स्ट्राइक की जाती है तो स्ट्राइक हमेशा H1 पे होती है। तो ये आ गया आपका मार्केट चेकर। इस वक्त मार्केट चेकर ये बता रहा है कि इस वक्त राइट नाउ जो वॉलेटिलिटी है उसके मुताबिक न्यूजीलैंड और CHF की वॉलेटिलिटी है। लेकिन अगर आप इसमें एक बात नोट करें कि CHF जो है बिल्कुल लो वॉलेटिलिटी पे है और न्यूजीलैंड जो है वो 75% पे है। तो इसकी ये देखें साथ में आ रहा है CPNZD_VAL। तो इस वक्त ये मार्केट चेकर आपको ख़ुद बता रहा है कि जो हमने जो सारी इतनी मेहनत की थी एक वॉलेटिलिटी को निकालने के लिए, और हमने उसके लिए इतने सारे मिनट लगाए, तो इसने बड़े आसानी से बता दिया कि यूरो एंड JPY इज़ द बेस्ट पेयर, 50% एंड 27%। तो इस मार्केट चेकर के अंदर जो आपको वाइट कलर में बताएगा, आप देखें ये यूरो JPY नीचे आ गया, फिर ये यूरो JPY ऊपर नीचे जा रहा है, तो ये आपको बताएगा बेस्ट वॉलेटिलिटी पेयर कौन सा है। इधर से आपने इस मार्केट चेकर से यूज़ करना है। नेक्स्ट अब आपने क्या करना है कि मैं अब इस मार्केट चेकर को इसके अंदर से कोशिश करता हूँ, ये चलो मैं एक और चार्ट ले लेता हूँ, ठीक है। ये तो हमारा फर्स्ट काम हो गया
कि वॉलीटिलिटी, हाउ टू फाइंड आउट द वॉलीटिलिटी, व्हाट इज़ वॉलीटिलिटी। तो यहाँ पे हमें इसका आंसर ये है कि ये हमारा मार्केट चेकर जो होगा ये हमें बता देगा कि वॉलीटिलिटी क्या है। नाउ अगेन यूरो जेपीवाई का अनदर चार्ट, यूरो जेपीवाई, सही है। और इसके अंदर अब हमने नेक्स्ट इंस्टॉल करना है फाइल, ओपन डाटा फोल्डर, और MQL4 इंडिकेटर्स में मैंने इसके अंदर डालना है बियर बुल इंडिकेटर। तो अच्छा, इसके अंदर मेरे पास एक टेम्पलेट होता है और इंडिकेटर। टेम्पलेट जो होती है वो एक TPL फाइल होती है, बियर बुल के नाम से TPL फाइल है। एक हमें ये चाहिए होगी और एक हमें जो है इसके अंदर इंडिकेटर चाहिए होगा, ठीक है। तो हम एक काम करते हैं, हमें सिर्फ इंडिकेटर चाहिए होंगे, TPL फाइल हम किसी और रिसोर्स से उठा लेंगे। लेकिन जब आपको ये दोनों फोल्डर्स मिलेंगे, लेट्स सपोज कि ये दोनों फोल्डर्स जो हैं, मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ और इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, इंडिकेटर एज वेल एज टेम्पलेट, एंड कॉपी दैम टू डाउनलोड्स। इधर आ गए दोनों। अब लेट सपोज के जो मैंने आपको इंडिकेटर दिया था वो आपके इस वक्त डाउनलोड में मौजूद है। अब यहाँ से आपको समझने में और भी ज़्यादा आसानी हो जाएगी। तो अब हम जाते हैं दोबारा MQL4 इस पूरे को कॉपी करने के लिए। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले आएंगे, जब हमारे पास ये फ़ोल्डर खुलेगा, मैं दोबारा से करके दिखाता हूँ आपको ताकि इसमें कोई परेशानी ना हो। आपने दोबारा से चार्ट खोला, फाइल, ओपन डाटा फोल्डर, ओपन डाटा फोल्डर में आप डाउनलोड्स पे गए, डाउनलोड्स पे आपने इन दोनों इंडिकेटर्स को यहाँ से जो है कट किया, और कट करने के बाद अब आप इसको वापसी ले आए MQL4 के अंदर। MQL4 में इंडिकेटर्स के अंदर आपने एक नया फोल्डर बनाया जिसका आपने नाम रखा लेट सपोज बियर एंड बुल, और इसके अंदर आपने ये सारा कुछ पेस्ट कर दिया, राइट क्लिक एंड देन पेस्ट। अब आपने इस इंडिकेटर में MQL के अंदर डाटा डाल दिया हुआ है। अब आप यहाँ से इसको बंद कर दीजिए और अब आप सिंपल इसको भी बंद कीजिए और इंडिकेटर के ऊपर राइट क्लिक करके एक दफ़ा इसको रिफ़्रेश कर लीजिए। जब ये रिफ़्रेश हो गया, अब आपने क्या करना है कि इसको खोलें और इसके अंदर आएँ तो आप देखेंगे कि ये आ गया बियर बुल। बियर बुल खोलिए और बियर बुल में सबसे पहले तो इसके अंदर 1 2 3 4 5 6 फाइल्स हैं, 6 फाइल्स हैं और एक TPL थी, मगर TPL इसमें नहीं आती। TPL को उठाने के लिए हमें जाना पड़ेगा यूज़ टेम्पलेट पे। तो हम सबसे पहले जाएंगे चार्ट्स में हम जाएंगे टेम्पलेट, या फिर आप यहाँ से राइट क्लिक करेंगे और आप जाएंगे टेम्पलेट। ये दो वे हैं। तो इधर से आप जाएंगे इसके अंदर लोड टेम्पलेट की तरफ। लोड टेम्पलेट में आप इसके अंदर जाएंगे डाउनलोड से तो मैंने कट कर दिया था डेस्कटॉप। चले मैं इसके अंदर अपनी डिस्क में से उठा लेता हूँ। टेम्पलेट, इसको आपने डबल क्लिक करना है। ये अब आपके पास एक टेम्पलेट बन के आ गया। मतलब इसका कलर स्कीम, इसका ग्रिड लाइन सब ख़त्म है, ये सारा कुछ इजी और फ्रेश हो गया है। तो अब इजी और फ्रेश हो चुका है। अब इसके अंदर आपने क्या करना है, मज़ीद 1 मिनट अपनी बैकअप चार्जिंग लगा दें। अच्छा जी, अब थोड़ा सा ज़रा इंटरेस्टिंग होता जा रहा है चैप्टर। तो अब हम इसके अंदर सबसे पहले गिफ्ट कलर्ड कैंडल्स, इसको डबल क्लिक करते जाएं और ओके करते जाएं। तो ये सारा कुछ आप इसके अंदर इंस्टॉल करते जाएंगे। डबल क्लिक डायरेक्शन और ओके। ये आपको एक बैनर बता के देगा कि इस वक्त जो ट्रेड है वो बियरिश सेटअप है या बुलिश सेटअप है, यूरो JPY। ठीक है, यानी कि हमने किस तरीके से चलना है, ये अभी बहुत मज़ेदार होता जाएगा। अब मैंने इसको डबल क्लिक किया, इसके अंदर हिस्टोग्राम एक इंडिकेटर होता है वो भी आ गया। अब इसके अंदर आ गया नेक्स्ट पाइवट पॉइंट्स। लो जी, इसके अंदर पाइवट पॉइंट्स भी आ गए जिसके अंदर आपका जो है रेजिस्टेंस 1, रेजिस्टेंस 2 एंड रेजिस्टेंस 3, और इसके अंदर आ गया सपोर्ट 1, सपोर्ट 2, सपोर्ट 3। अब आप आ गए इसके अंदर
स्टॉच के अंदर। ये इसने आपको स्टॉच लाइन भी दे दी कि इस वक्त मार्केट किधर है स्टॉच के मुताबिक, और एक आ गया इसके अंदर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अब ये एक कंप्लीट इंडिकेटर है फॉर स्कैल्पिंग, और ये बेस्ट है M30 में। लेकिन मैं आपको पहले बता दूं कि स्कैल्पिंग का जो मेरा असूल है वो ये है कि सबसे पहले H1 के अंदर आप अपना की एंट्री ढूंढो। उसकी वजह ये है कि जब आप H1 का की एंट्री ढूंढोगे तो उसकी जो पिप्स होंगी वो ज़्यादा होंगी रेजिस्टेंस से लेके सपोर्ट एरिया तक। इसके अंदर जो ऊपर के जो ग्रीन आ रहे हैं वो ग्रीन इसलिए आ रहे हैं कि जब सेटअप ग्रीन में होगा तो ऊपर का जो सपोर्ट या रेजिस्टेंस जो भी डॉट्स होंगे वो बनना शुरू हो जाएंगे उसी कलर के अंदर। और इसके अंदर जहाँ रेड होगा तो रेड आपका जो है वो सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी बताता रहेगा कहाँ पे है, और जहाँ पे ज़्यादा मार्केट फुल प्राइस एक्शन के साथ होगी वहाँ डार्क कलर होगा, और जहाँ पे उसकी सप्लाई एंड डिमांड होगी वहाँ पे ये लाइट कलर में होगा। इस बात को आपने बड़ा नोट करना है। किस तरह से इस ट्रेड इंडिकेटर को यूज़ करना है वो हम देख लेते हैं कि हमने इस पर किस तरह से ट्रेड करनी है। लेट्स सपोज कि मार्केट यहाँ पे शो कर रही है बैनर में, तो हमारा जो नंबर 1 इंडिकेटर है वो शो कर रहा है कि ट्रेड बियरिश सेटअप। तो आपने इसके ऊपर सेल लेना है। क्या आप सेल को यहाँ पे लेंगे? नो, आप सेल को बिल्कुल टॉप ऑफ दी पॉइंट लेंगे, इस पॉइंट से लेंगे। इस पॉइंट के बाद अगर ये पूरी ट्रेड यहाँ तक आ जाती है आप वेट करेंगे, हो सकता है यहाँ से ट्रेड दोबारा रिवर्स करे और ऊपर की तरफ चली जाए, लेकिन उसके चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि पाइवट पॉइंट के मुताबिक इस वक्त ये सेंटर पाइवट पॉइंट ये है मार्केट का। और अब इस वक्त ये मार्केट जो लग रही है कि यहाँ से अब ये थोड़ा सा बुलिश सेटअप कर रही है। जहाँ पे इसका सेटअप काफ़ी लॉन्ग बुलिश हो जाएगा तो ये बैनर चेंज हो जाएगा और यहाँ पे आपको ये बताएगा कि आप ट्रेड बुलिश सेटअप। तो जहाँ ये आपको बोलेगा बुलिश सेटअप वहाँ से आप बाय क्लिक कर देंगे। लेकिन ये सारा कुछ आप करेंगे M30 के चार्ट पे। M30 के चार्ट पे देखें ज़्यादा आपको फोकस करने में ईजी लग रहा है, लेकिन जब आप ट्रेड लेने लगेंगे तो आप H1 पे लेंगे। H1 पे आपका नंबर 1 इंडिकेटर क्या आपको इंडिकेशन दे रहा है कि बेयरिश है या बुलिश है। नंबर 2 सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। नंबर 3 स्टॉच। नंबर 4 हिस्टोग्राम। हिस्टोग्राम ये होता है कि जब आपकी यहाँ पे रेड कैंडल ग्रीन कैंडल में फॉर्म हो जाए तो आप समझ जाएं कि अब ये जो 2 कैंडल्स हैं ये ग्रीन हिस्टोग्राम में बता चुकी हैं, लिहाजा मुझे यहाँ पे ट्रेड को कट ऑफ कर देना है। अगर मैं सेल पे हूँ और सेल पे लेने के बाद मैं लॉजिकल इसको सेंस कर रहा हूँ कि चलो लेट्स सी आफ्टर दिस कैंडल क्या होने वाला है, तो ये तो खैर मैं इस वक्त H1 के ऊपर हूँ। H1 पे तो ये पूरे एक दिन रात की बात हो जाएगी, लेकिन यहाँ पे आके आपने ट्रेड को कट ऑफ कर देना है। ठीक, तो इस अगर आप एक शॉर्ट पीरियड के अंदर एक छोटा सा स्कैल्पिंग लेते हैं, ठीक है, और आप लेते हैं इस जगह से लेके इस जगह तक, तो आपका जो टोटल 218 पिप्स बनता है ये एक अच्छा प्रॉफिटेबल समझ लें कि आपके $100 कैपिटल के ऊपर आपको एक तकरीबन $5 to $10 की एक अच्छी ट्रेड दे देगा। तो ये एक बड़ा अच्छा सा इंडिकेटर है जो कि मैंने अभी इस वक्त आपको बताया। ये तो हो गया नंबर 1। नंबर 2 जो इंडिकेटर मैं आपके साथ डिस्कस करने लगा हूँ फॉर स्कैल्पिंग, वो क्या है कि इसके अंदर हमने मार्केट चेकर लिया और स्टिल अभी भी मार्केट चेकर बता रहा है कि नाउ JPY स्ट्रॉन्ग हो गया वॉलेटिलिटी में 71 और यूरो हो गया 61। तो द बेस्ट पेयर इज़ यूरो JPY फॉर टुडे। अब हम इसको बंद कर देते हैं और हम आते हैं मार्केट चेकर। अब ये तो आपको पता है कि मैंने किस तरह से फाइल पे गया, फाइल के बाद ओपन डाटा फोल्डर और उसके बाद फिर मैं MQL4 और उसके बाद फिर मैं उसके अंदर इंडिकेटर्स और इंडिकेटर्स के अंदर जाके मैंने फिर मार्केट चेकर को इसके अंदर इंस्टॉल किया था और उसके बाद फिर मैंने उसको रिफ़्रेश किया था। रिफ़्रेश करने के बाद अब मार्केट चेकर में मैंने जो अमान MT4 मेरे नाम से जो ये पहला जो मीटर था ये डाल दिया। नाउ डबल क्लिक ऑन अमान सप्लाई। ओके, ये आ गए आपके रेजिस्टेंस एरिया। एक रेजिस्टेंस इसने यहाँ पे उठाई है, एक रेजिस्टेंस इसने यहाँ पे उठाई है और एक रेजिस्टेंस ये तकरीबन यहाँ पे देखें तो रेड कर चुका है और दिस इज़ द वेरी हैवी सपोर्ट एरिया डीप वैली। तो ये एक नेक्स्ट इंडिकेटर है और इसके अंदर आ गया अमान सिग्नल जो कि आपको बताएगा कि कहाँ पे आपने ट्रेड को टर्न करना है। लेट्स सपोज कि ट्रेड यहाँ से जब सिग्नल दे देती है तो आपने बाय ले लेना है।
जब यहाँ से सिग्नल दे देती है तो आपने सेल ले लेना है, तो फिर आपने बाय ले लेना है, फिर आपने सेल ले लेना है। तो जिस तरह आप कंसिस्टेंसी से अगर ये ट्रेड्स करते हैं तो इसको कहते हैं स्कैल्पिंग। कि छोटी छोटी स्कैल्पिंग कर ली आपने, एक ही पेयर के अंदर रहते हुए आपने कोई 10, 12, 15, 20 जितनी मर्जी आपके अंदर ताकत है, जितना आप ज़्यादा इस पर अफोर्ड कर सकते हैं, आप ट्रेड ले सकते हैं। ये 2 इंडिकेटर्स मैंने आपको दे दिए हैं। जिसको ये मेरे ग्रुप में इंडिकेटर चाहिए होगा, आप मुझे जस्ट एक मैसेज करें, मैं आपको ईमेल कर दूंगा, और उसके बाद आप इसको चलाएं, इस पर प्रैक्टिस करें, और प्रैक्टिस करने के बाद इंशाल्लाह देखें कि आपकी स्कैल्पिंग में कितना फ़र्क आता है। इसके अलावा मेरे पास बहुत सारे बेशुमार इंडिकेटर हैं, लेकिन क्योंकि ये फॉर बिगनर्स हैं, ताकि आप आराम से बिगनिंग में अच्छी ट्रेड ले सकें, तो पहले आप इससे इस्तेमाल करें। आपको स्टॉप लॉस लेने का मैंने तरीका बता दिया है, कहाँ पे होना चाहिए, कितना गैप होना चाहिए, और मैंने आपको टीपी का भी तरीका समझा दिया है। ये सब करें, इंशाल्लाह देखते हैं, फिर मिलते हैं अपने वॉल्यूम 5 के साथ, जिसके अंदर और भी बहुत सारी बातें होंगी। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।